हेलो एवरीवन। क्लास 10th बायोलॉजी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से एक मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। इन यूनिट्स को ही हम सेल कहते हैं। तो सेल क्या है? तो मैं कह सकता हूँ कि द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। और सेल क्या कर रही है? जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बना रही है, चाहे ह्यूमन हो, कोई इंसेक्ट हो, एलिफेंट हो या कोई प्लांट हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो मीन्स सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है या लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है। और बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी को काम करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी का प्रोडक्शन सेल्स के अंदर हो रहा है। एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे एंजाइम सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जब सेल होगी तभी बॉडी की फंक्शनिंग होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो इतनी चीजें हम सेल के बारे में कह सकते हैं। और इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर कोई एक डेफिनेशन बनाई जाए तो वो डेफिनेशन सेल की डेफिनेशन होगी। तो अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहा जाता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हम भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सेल की डिस्कवरी की? तो डिस्कवरी ऑफ सेल की खोज। सेल की खोज कैसे हुई? तो एक फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट हुक। एक फिजिसिस्ट हैं रॉबर्ट हुक। कहा जाता है कि इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। सेल को इन्होंने ढूंढा। सेल नाम इन्होंने ही दिया है। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, फिजिक्स के ऊपर, लेंस के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एक तरह की लकड़ी है, उसके एक टुकड़े को इन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना। तो ऑब्जर्व करने पर ये क्या देखते हैं? ये देखते हैं कि उसके अंदर कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। मीन्स हनी बी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट देखने को इनको मिलते हैं। तो ये इनको क्या दिखा? हनी बी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। और कुछ नहीं दिखा क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थे, तो केवल उसमें सेल वॉल ही दिख रही होगी। तो ये सेल वॉल दिखी इसमें कॉर्क की थिन स्लाइस में। थिन स्लाइस मतलब पतली सी जो परत उन्होंने ली, पतला जो सेक्शन लिया। तो इन हनीबी के कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट को ही क्या कहा गया? सेल कहा गया। मतलब इन कंपार्टमेंट को ही सेल कहा गया। और सेल जो शब्द है, ये लैटिन का वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। और ये लैटिन लैंग्वेज में कहां से आया है? एक लैटिन लैंग्वेज में एक शब्द है सेल्यूला। इस शब्द से निकल कर आया है। और इसका शाब्दिक अर्थ है, अगर इसको ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में, तो इसका जो मीनिंग आएगा वो आएगा हॉलो स्पेस।
हॉलो स्पेस। तो उस समय जो दिखा था इन्हें इस तरह का हॉलो स्पेस ही दिखा था। रॉबर्ट हुक को जब इन्होंने अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा तो हनी भी कॉम लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दिया, मतलब एक हॉलो स्पेस टाइप का दिखाई दिया। इन्हीं हॉलो स्पेस को सेलुला या और बाद में सेल कहा गया। और सेल शब्द सबसे पहले कहाँ यूज हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इनकी एक बुक है, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है, और किताब बड़ी फेमस किताब है, हम सभी ने जानना चाहिए इस किताब को। बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और इसी माइक्रोग्राफिया में इस सेल शब्द का यूज इन्होंने किया है। तो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, लेंस के ऊपर काम कर रहे थे कि लेंस को जोड़ने पर कोई छोटी चीज कितनी बड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे ही इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा, तो उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में इन्हें हनीबी कॉम लाइक के कंपार्टमेंट दिखाई दिए, हॉलो कंपार्टमेंट दिखाई दिए। इन हॉलो स्पेस को सेलुला या और बाद में सेल कहा गया। मतलब सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से ही निकल कर आया है, ठीक, जिसका अर्थ होता है हॉलो कंपार्टमेंट। और इसका जिक्र इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया है। माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उन्हें हनीबी कॉम लाइक कंपार्टमेंट दिखाई दिए, और ये रिपीटिंग कंपार्टमेंट से मिलकर ही प्लांट की बॉडी बनी हुई है। और इन्हीं रिपीटिंग हॉलो कंपार्टमेंट को सेल कहा गया है ना। बाद में एडवांस माइक्रोस्कोप आते गए और सेल के विषय में हम और चीज़ भी जानने लगे। और जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, डेड सेल देखी थी, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड थी, क्योंकि इन्होंने जो कॉर्क लिया था वो उसके थिन स्लाइस में इन्होंने वो सेल देखी थी। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की? क्वेश्चन आता है, किसने फर्स्ट लिविंग सेल, हु ऑब्जर्व द फर्स्ट लिविंग सेल? फर्स्ट लिविंग सेल कौन सी थी जो सबसे पहले ढूंढी गई? वो फर्स्ट लिविंग सेल है बैक्टीरिया। और इस फर्स्ट लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बड़ा फेमस नाम है, ये भी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत फेमस नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को, फर्स्ट लिविंग सेल कौन सी है? बैक्टीरिया है। इस फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जो फर्स्ट जो सेल थी उसे डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, कब? 1665 में। और इसके विषय में इन्होंने इसके बारे में अपनी एक किताब माइक्रोग्राफिया में भी लिखा है। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो डिस्कवर की गई बैक्टीरिया थी, और इसको ऑब्जर्व किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये तो सेल से रिलेटेड डेफिनेशन और उसका ओवरव्यू था। सेल बहुत छोटी सी भी हो सकती है और सेल बहुत बड़ी भी हो सकती है। इस नेचर में जो सबसे छोटी सेल है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? तो स्मॉलेस्ट सेल है PPLO। इसको कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे भी। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी सेल है। और लार्जेस्ट सेल की अगर बात करें, सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सेल की डिस्कवरी इस तरह से होती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को सेल कहा जाता है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और इसके बारे में इन्होंने माइक्रोग्राफिया अपनी बुक में दिखाई। इनकी फेमस बुक है माइक्रोग्राफिया। फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया है, और इस फर्स्ट लिविंग सेल बैक्टीरिया को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया है। और सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। सेल के अंदर देखेंगे तो सेंटर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है, जैसे सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखिएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने।
ये एक साइंटिस्ट हैं, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब आता है कि सेल कहेंगे किसे, सेल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो सेल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है, इसके बारे में हमें पता चलता है सेल थ्योरी से। तो आइए जानते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट हैं, एक हैं स्लीडन, ये जर्मनी के थे, और बॉटनिस्ट थे। स्लीडन MG स्लीडन का पूरा नाम है, मैथ्यूज जे स्लीडन। ये जर्मनी के हैं और बॉटनी से रिलेशन रखते हैं। बॉटनी मतलब प्लांट की स्टडी से रिलेटेड है। तो मैथ्यू जे स्लीडन ने प्लांट की सेल को ऑब्जर्व किया, प्लांट की सेल को देखा, और प्लांट की सेल को देखने के बाद अपनी कुछ फाइंडिंग्स प्लांट सेल के बारे में इन्होंने दी। 1838 में मैथ्यू जे स्लीडन, जो बॉटनी के जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये क्या करते हैं, प्लांट सेल से रिलेटेड अपनी कुछ फाइंडिंग्स देते हैं। और इनके कुछ समय बाद थियोडोर श्वान जो ब्रिटेन के थे, मतलब दोनों ही यूरोप के हैं, देखिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट के दोनों, और ये जोलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले। ठीक है, तो 1839 में ये एनिमल सेल से रिलेटेड अपनी कुछ फाइंडिंग्स देते हैं। दोनों की फाइंडिंग्स लगभग सिमिलर थी, बहुत कम दोनों की फाइंडिंग्स में डिफरेंसेस था। तो इन दोनों की फाइंडिंग्स को मिलाकर 1839 में एक थ्योरी आती है, और जिस थ्योरी को कहा जाता है सेल थ्योरी या सेल हाइपोथेसिस। इस थ्योरी को कहा जाता है सेल थ्योरी या सेल हाइपोथेसिस। ये सेल थ्योरी और सेल हाइपोथेसिस बताती है कि सेल होने के लिए क्या क्राइटेरिया जरूरी है, किसी चीज को हम सेल कब कहेंगे। तो इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिससे पता लगता है कि सेल क्या है। तो सेल थ्योरी के अगर बेसिक पॉइंट्स को अगर देखें, तो सबसे बेसिक जो इसका पॉइंट है सेल थ्योरी का, पहला पॉइंट ये कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल। इसका मतलब है दैट इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर भाई सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट या बेसिक फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहेंगे। पहला पॉइंट ये निकल कर आता है इस थ्योरी का। दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का, सेल हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करती है। मींस सेल ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर जाएंगे वो सेल के थ्रू जाएंगे। हेरिडिटरी मटेरियल मींस एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर्स को हमारे बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए है और कई सारे वायरसेस हैं, उनमें आरएनए भी रहता है। तो ये कहता है द सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल। सेल क्या करेगी, हेरिडिटरी मटेरियल को कंटेन करेगी। मींस एक ऐसे मटेरियल को कंटेन करेगी जो क्या करेगा, कैरेक्टर्स को, हमारे कैरेक्टर्स को हमारे बच्चों में पहुंचाएगा। इस सेल के कैरेक्टर्स को उसकी डॉटर सेल्स में पहुंचाएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। ठीक है, करेक्टर का ट्रांसफर जानते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि सेल, जो नई सेल हैं वो किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। जो नई सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगी। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हालांकि जो ये पॉइंट है ये रुडोल्फ विर्चो का है, ये स्लीटन स्वान का दिया हुआ पॉइंट नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉइंट है ओमनिस सेल्युला और सेल्युला करके दिया था। सेल्युला का हमने देखा था ना, अर्थ सेल होता है, ओमनिस सेल्युला सेल्युला। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इन्होंने ओमनिस सेल्युला सेल्युला कहा था, और ये पॉइंट है रुडोल्फ विर्चो का। ये पॉइंट इनका दिया हुआ नहीं है, बल्कि दिया है रुडोल्फ विर्चो का, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, कि कोई भी नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग थिंग क्या कर दे, सेल्स को डेवलप कर दे। सेल्स उससे डेवलप नहीं होती। नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से ही होगा। जो सेल एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, वही सेल क्या करेगी, नई सेल को डेवलप करेगी। अगर कोई चीज ऐसा करता है तो उसका अर्थ है कि वो सेल है। इसके अलावा सेल रिस्पॉन्सिबल है अपने अंदर होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो एनर्जी का प्रोडक्शन है, चाहे कोई प्रोटीन की सिंथेसिस है, या सेल के अंदर जो भी चीज हो रहा हो, उन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल खुद रिस्पॉन्सिबल है। सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर all the metabolic activity occurring inside it। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं, उन सब के लिए सेल खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका अर्थ हुआ कि सेल क्या है? अपने आप में फिजियोलॉजिकल यूनिट है। फिजियोलॉजिकल यूनिट है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमने पढ़ा है कि सेल फंक्शनल यूनिट है, लेकिन एक नया पॉइंट यहां से निकल कर आता है कि सेल फिजियोलॉजिकल यूनिट भी है। मींस हमारे शरीर में होने वाली किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पहले सेल में ही होगी। कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी की सेल्स में होगी। और सेल क्या करती है? अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है, अपनी वाइटलिटी को मेंटेन खुद रखती है। तो हम कह सकते हैं ईच सेल इज कैपेबल, हर सेल कैपेबल है किस चीज के लिए? ऑफ मेंटेनिंग इट्स वाइटलिटी। वाइटलिटी मतलब अपने जीवन को बचाने के लिए हर सेल खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अपने जीवन को बचाने के लिए हर सेल क्या रहेगी? खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक, और एक अंतिम पॉइंट जो सेल थ्योरी का आता है वो ये कहता है कि सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल स्मॉल मास है प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म का अर्थ होता है, मैं इसको अभी लिखता हूं, अगर प्रोटोप्लाज्म है तो सेल है, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो सेल नहीं कहलाएगी। सेल इज द स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रोटोप्लाज्म का अर्थ है सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अगर इतनी चीजें हैं तो ये सेल कहलाएगी, अदरवाइज ये सेल नहीं कहलाएगा। मतलब सेल में प्रोटोप्लाज्म होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटोप्लाज्म है तो उसे हम सेल कहेंगे, अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो सेल नहीं कहलाएगी। नेचर में जितनी भी सेल हैं इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। लेकिन नेचर में वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसको ऑर्गेनिज्म नहीं भी कह सकते हैं, वायरस एक ऐसा पार्टिकल है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। वायरस क्या है? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इसलिए है क्योंकि वायरस में
खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो वायरस में खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए वायरस को क्या माना जाता है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है। ये सेल थ्योरी को पूरा नहीं करता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।